सर जी आपने इतने ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया, अब रुक जाओ, बहुत डैमेज हो गया सर जी, प्लीज रुक जाओ, अब और मार नहीं खा सकते सर जी, रुक जाओ, भीख मांगते हैं हम लोग सर जी, रुक जाओ, अब तो आंसू भी सूख गए हैं, हालत पतली हो गई है पिट पिट के। अगर कहोगे तो 1971 की तरह 90,000 जवानों की तरह ना फिर से पैंट उतार देंगे आपके आगे, लेकिन सर जी वो और रोक दो। क्यों पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब था ना मेरे भाई। ये गुब्बारा जो 20 सालों से फुलाए जा रहे थे कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, क्या हुआ? गुब्बारा फूट गया। तुमने जब जब आतंकी हमला किया तुम्हारी हमेशा ऐसे ही पिटाई की गई। 2016 में क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स की इंडिया ने, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर कर तुम्हारी जो बची कुची खुजली थी वो भी हमने मिटा दी। और तुमने हमेशा मारी खाई और इंडिया ने हमेशा तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारा। कभी भी तुम्हारी तरह कायरों की तरह हमने पीठ पर वार नहीं किया, जब किया सीना तान के तुम्हारे सामने किया, और ऐसा किया कि तुम्हारी 7 पुश्ते याद रखें। तुम लोगों का न्यूक्लियर मिसाइल फेंक देंगे वाला ब्लफ तो 2016 में ही हमने खत्म कर दिया था, और ये जो आप 2025 तक इसको खींचते रहे ना, इसको बस हमने खींचने दिया। इंडियन आर्मी ने तो किराना हिल्स तक फोड़ दिया था आपका भाईजान, यानी इंडिया को तो आपको पता था ना कि भाई इंडिया को पता है कि हमारे घर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में सब पता है, कहां पे कहां नहीं है, तभी सीज फायर की भीख मांगने लगे। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान समझ चुका है कि भाई न्यूक्लियर वाली धमकी अब काम नहीं करेगी इंडिया के आगे, और कैसे अब पाकिस्तान दूसरी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिससे ये दूसरी जो स्ट्रेटेजी इसकी होगी वो क्या होने वाली है, और भारत कैसे फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेसब्र बैठा है। क्योंकि याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है मेरे भाई, अभी भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपको पता है हम हर एपिसोड में अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। इस वीडियो में भी आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सारी चीजें जो है समझ पाएंगे। देखो थोड़ा ना बैकग्राउंड में पहले हम चलते हैं और उसको समझ लेते हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक टेरर अटैक हुआ। इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया गया, उनको उनका धर्म पूछकर मारा गया, और इसका जब कनेक्शन देखा गया तो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से ही जुड़ा मिला गया। हालांकि जितने भी पाकिस्तानी हैं ये सारे आतंकवादी ही होते हैं, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उस सारे के सारे जो कनेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान से ही लिंक्ड होते हैं, कहीं पे भी इस दुनिया में हो। अब इंडिया ने भी इस बार ठान लिया कि भाई ठीक है, हमने जो 2-3 बार पिछली बार स्ट्राइक्स किए हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब जब तक एक एक आतंकी को हम नहीं मार देंगे अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मई 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, एक सीधा शार्प और कैलकुलेटेड मिलिट्री रेस्पॉन्स। पहले फेज में इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 मेजर टेरर फैसिलिटीज को टारगेट किया। ये प्योर प्रिसीजन स्ट्राइक्स थे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। जब पाकिस्तान ने इस रेस्पॉन्स को एस्केलेट करने की कोशिश की तब इंडिया ने और आगे बढ़ते हुए 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पे स्ट्राइक कर दिया। अब ये कोई छोटा मूव नहीं था, ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के अगेंस्ट उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर मिलिट्री एयर बेसिस पे डायरेक्ट हमला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान कोई न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं हुई, कोई एस्केलेशन लेटर ट्रिगर नहीं हुआ। इंडिया ने अपना काम किया, पाकिस्तान को मारा, और पाकिस्तान का जो वो पुराना न्यूक्लियर ब्लफ था ना वो भी टेस्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में समझते हैं कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी वो असल में अभी तक थी क्या, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे की स्ट्रेटेजी इनकी है क्या। देखो दोस्तों, पाकिस्तान ना हमेशा से एक डॉक्ट्रिन पे अपना काम करता था कि भाई फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, मतलब अगर इंडिया ने कुछ भी किया तो हम ना न्यूक्लियर छोड़ देंगे, ताकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन लेने से पहले कई बार सोचे। क्योंकि भाई बेगैरत मुल्क है, इसमें दिमाग तो है नहीं, कोई अनसर्टिनिटी इन्होंने बना रखी है, पता नहीं कब कहां ये क्या चीजें कर देंगे, और यही एम्बिग्यूटी पाकिस्तान के लिए एक शील्ड बन गया। इस शील्ड के पीछे छुपकर पाकिस्तान प्रॉक्सी टेररिज्म चलाता रहा, स्पेशली कश्मीर में, क्योंकि उसको पता था इंडिया सीधा जवाब देने से थोड़ा तो हिचकिचाएगा। लेकिन यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की मतलब ये एक रिपोर्ट आई है, और इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का जो ये प्रॉमिस था ना, ये वाले जो डॉक्ट्रिन वाला प्रॉमिस था, ये था तो बहुत बड़ा, लेकिन इस गुब्बारे की ना अब हवा निकल गई है, ये फॉल्स जो है अब साबित हो रहा है। और आपको याद हो तो देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो साफ कह दिया था कि पाकिस्तान बोलता है हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, तो भाई हमने क्या दिवाली के लिए रखे हुए हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया था जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर यूज करेंगे कि भाई कर ले, लेकिन कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू। जब विंग कमांडर अभिनंदन को ये लोग नहीं छोड़ रहे थे तब भारत की न्यूक्लियर मिसाइल्स इनकी तरफ थी, भारत कभी भी हमला कर सकता था। अरे तब तो तुम्हारे जनरल के पैर तक कांपने लगे थे, तुम तब भी न्यूक्लियर वाली धमकी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी की ऐसी हवा निकाली कि पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया ने सस्टेन्ड प्रिसाइज कन्वेंशनल स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान ना तो न्यूक्लियर एक्सकेलेट कर सका और ना ही कर पाया था। वो एम्बिग्युइटी जो दशकों से एक वेपन की तरह ये यूज हो रही थी, वो एक ही ऑपरेशन में कोलैप्स हो गई। अब इसी रिपोर्ट ने ना एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट की। पाकिस्तान के अंदर अपनी खुद की जो इनका जो नैरेटिव है ना, उसमें भी जो है ना एक शिफ्ट दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में जब पाकिस्तान ने अपनी जो मई 2025 की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी हमारी इनके साथ, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, मतलब कहते हैं, जो उसकी पहली एनिवर्सरी उन्होंने मनाई, उसको उन्होंने कहा मार के हक। मुझे समझ नहीं आता भाई, कैसा मुल्क है, इतना पिटने के बाद मुंह से बोला नहीं जा रहा, हर टाइम ये घुटनों पे आ जाते हैं, फिर भी नैरेटिव बहुत अच्छा सेट करते हैं। अब उसको ना फिर उन्होंने एक मतलब बड़ा स्टेट नैरेटिव बना दिया। लेकिन उसी वक्त यूमे तकबीर जो इनके जो 1998 के जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे ना, उसकी भी एनिवर्सरी हुई थी, तो उसको इतनी अटेंशन नहीं दी इन लोगों ने। अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसको लेकर कोई लार्ज स्केल सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ, कोई सस्टेन्ड मिलिट्री कवरेज भी इसको नहीं मिली। सिर्फ चुनिंदा ऑफिशियल्स ने ना सोशल मीडिया पे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दे दिए इसको लेकर। अब ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी शरीफ ब्रदर्स की पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा अपने न्यूक्लियर टेस्ट के डिसीजन को बहुत प्राउडली हाईलाइट करती थी, और इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स में भी यही विजुअल मैसेजिंग अब इस समय जो है बदल गई है। अब वहां कन्वेंशनल मिलिट्री अचीवमेंट्स, मिलिट्री लीडर्स और बैटलफील्ड सक्सेसेस की जो है इमेजेस ज्यादा दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट साफ कहती है न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स अब इन विजुअल से गायब है मेरे भाई। इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सनल छोड़ा है, मतलब यह है कि स्टेट अपनी जो मैसेजिंग है ना, उसको उसमें जो है डेलिबरेटली अब समय शिफ्ट कर रहा है भाई, कि न्यूक्लियर प्राइड से ना अब हम हट रहे हैं, कन्वेंशनल मिलिट्री प्राइड की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है अब वो क्या रहने वाली है। देखिए पाकिस्तान ना इस समय बहुत कॉन्क्रीट मूव चल रहा है। इस एक्सपोजर के बाद रावलपिंडी अब कह रहा है कि भाई मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। कुछ महीनों के अंदर ही पाकिस्तान ने एक नया आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड अनाउंस कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली एक नॉन न्यूक्लियर एंटिटी की तरह डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को इससे अलग रखा गया है, एक सेपरेट कमांड के अंडर इसको रखा गया है। अब इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो पाकिस्तान अब अपनी कन्वेंशनल रॉकेट और मिसाइल पावर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने न्यूक्लियर आर्सनल से बिल्कुल अलग। और इसकी जो वजह है ना वो भी क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में पाकिस्तान की एयरफोर्स, निकम्मी एयरफोर्स, उसके ड्रोन्स, निकम्मे ड्रोन्स और उसके फतह सीरीज रॉकेट्स, निकम्मे फतह सीरीज रॉकेट्स इंडिया को कोई भी मीनिंगफुल डैमेज नहीं पहुंचा पाए। न्यूक्लियर थ्रेट्स अकेले काम भी नहीं आए। तो अब जो पाकिस्तान है ना अपनी कन्वेंशनल मसल को रीबिल्ड कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर कार्ड अब वो प्रोटेक्शन इनको नहीं दे पा रहा जो पहले देता था। पहले भी नहीं देता था, भारत इनकी पिटाई तब भी करता था, लेकिन हाँ ये था फिर भी थोड़े बहुत बच जाते थे। अब वो जो बचाव भी है वो भी खत्म हो गया। देखिए भले ही ना एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, आप इससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करना। भले ही हमारे एयर मार्शल AK भारती जी ने ये डिनाई किया हो कि हमने जो है ना किराना हिल्स पर कोई भी हमला नहीं किया था, मगर जो हल्की सी स्माइल थी ना उसने काफी कुछ कह दिया था। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर फॉरेन एनालिस्ट की माने तो किराना हिल्स वो जगह थी जहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अंडरग्राउंड स्टोर कर रखा था, जिसे इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस से वेपराइज कर दिया। और इसी के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आकर भीख मांगने लगा था सीज फायर की, क्योंकि वो समझ चुका था कि भाई अगर इसको और ज्यादा एस्केलेट किया तो भारत को हमारे जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में पता है बहुत अच्छे से, और बैंड बच जाएगी, इसलिए उन्होंने भीख मांग ली। अब यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये शिफ्ट सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पॉलिटिक्स भी है। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अभी अपनी सबसे बड़ी लेजिटिमेसी क्राइसिस से गुजर रही है अपनी हिस्ट्री में अभी तक के, और कन्वेंशनल मिलिट्री सक्सेस जैसे कि बैटलफील्ड अचीवमेंट्स लोगों को ना ज्यादा इजीली जो है इंप्रेस करता है बजाय न्यूक्लियर बॉम्ब के सेलिब्रेशन के। तो मिलिट्री के अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी इस शिफ्ट को पुश कर रहे हैं। अब दोस्तों इसको एक बड़े स्ट्रेटेजिक एंगल से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नया कमांड बनाने की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के पूरे डेटरेंस मॉडल का रीशफल है। देखो पाकिस्तान के पास डेटरेंस के 3 लेवल थे। पहला सब कन्वेंशनल, मतलब प्रॉक्सीज और टेररिज्म, जिसमें पाकिस्तान का खर्चा बहुत कम था और डिनाइबिलिटी भी मिल जाती थी और नुकसान भी इंडिया को बहुत ज्यादा होता था। दूसरा स्ट्रेटेजिक, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें एक बार आर्सनल बन जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट सब कन्वेंशनल से तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा स्टैंडिंग आर्मी बनाने से सस्ता है। और तीसरा है कन्वेंशनल, मतलब टैंक्स, जेट्स, मिसाइल्स, रॉकेट फोर्सेस, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डोमेन है। पाकिस्तान हमेशा पहले 2 डोमेन्स में ही फाइट करना प्रेफर करता था, प्रॉक्सीज भेजो या फिर न्यूक्लियर थ्रेट दिखा दो। कन्वेंशनल डोमेन में सीधा
फाइट करना पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था, क्योंकि इनके बस की भी नहीं है। और जो वो साइज अगर इंडिया की इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें, इकोनॉमी के साथ साथ रिसोर्सेज के साथ अगर कंपेयर करें, तो इंडिया बहुत आगे, आसपास भी नजर नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने यही चीज भी बदल दी। इंडिया ने पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के थ्रू रेस्पॉन्ड करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अटैक ही टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने किया था, और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को भी हमने टेस्ट होने नहीं दिया, क्योंकि इंडिया ने अपनी स्ट्राइक्स को कन्वेंशनल लेवल पे ही रखा और कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड तरीके से किया। मतलब पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है, सिर्फ कन्वेंशनल डोमेन, वही डोमेन जहां इंडिया खुद फाइट करना चाहता है इन लोगों से, क्योंकि वही डोमेन इंडिया के फेवर में भी है। तो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाना कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये इनकी एक मजबूरी है, और ये भी बहुत बुरी तरह से फेल करेगा, क्योंकि ये आटा, चीनी, दाल, ईंटे, भट्टी यही चला सकते हैं और यही बेच सकते हैं। अब इंडिया ने ना जो है ना पाकिस्तान को फोर्स किया, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बाय कवर करो तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडिया है जिसने पाकिस्तान को फोर्स किया है कि वो उसी ग्राउंड पे आकर खड़े हो जहां इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई क्या चाहिए, पैसा, और पाकिस्तान और पैसे का तो जो रिलेशन है तो वो तो आपको पता ही कैसा है। प्रॉक्सीज चलाना सस्ता होता है, न्यूक्लियर आर्सेनल एक बार बना तो लो, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल होती है। लेकिन कन्वेंशनल डेटरेंस यानी कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस, ये सब कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना पड़ता है मेरे भाई, और ये बहुत ही डॉलर इंटेंसिव होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त IMF बेलआउट्स पर चल रही है, फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी दबाव में है, और अब इन कंगलों को अपने डेटरेंस के लिए पहली बार इतना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पहली बार 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से, वो भी 1998 में पाकिस्तान ने एक ही बार बॉम्ब बनाया और डिकेड्स तक उसी के भरोसे बैठा रहा। अब इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है एक कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंसिव मल्टी डेकेड मिलिट्री बिल्डअप में, जिसको फंड करना पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी के लिए तो भाई बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन, कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के डिकेड्स पुराने न्यूक्लियर ब्लफ को एक्सपोज कर दिया, और कैसे पाकिस्तान अब कन्वेंशनल मिलिट्री पावर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से साउथ एशिया में डेटरेंस का फ्यूचर क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें CF TV। जय हिंद।